हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल द बाबा क्लासेस में। हम लोग फिर से अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे आपसे बताया गया था, प्रॉमिस भी किया गया था कि 2 बजे से आपकी लाइव क्लास आने वाली है, तो सब लोग आ जाइएगा। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सब लोग जल्दी से अपने इस द बाबा क्लासेस चैनल को शेयर कर दीजिएगा और अपने अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करने के बाद में उसके बाद आप क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि जब आप देखोगे तो आपको वास्तविक लगेगा हाँ ये आपके भविष्य के लिए कितना अच्छा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे से ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे कहते हैं। तो सबसे पहले बेटा याद रखिएगा कि क्षेत्रीय भाषा, परिनिष्ठित भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। अब बेटा यहाँ पे आपके पास दिया गया है कि जो क्षेत्रीय भाषा होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने क्षेत्रों में बोल लेते हैं। जैसे हम लोग अगर कोई व्यक्ति गांव से बिलोंग करता है तो अपनी ग्रामीण भाषा में बात कर लेता है और उसका कोई लय नहीं होता है, उसे हम लोग क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। परिनिष्ठित भाषा जो होती है वो क्या होती है, एक व्याकरणिक ढांचे के रूप में ढलकर आ जाती है, मतलब है कि वो एक व्यवस्थित रूप से बोली जाती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा शहर में लोग लगभग शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। राजभाषा और राष्ट्रभाषा ये आपकी क्या आ जाती हैं, दोनों एक जैसी होती हैं। राष्ट्रभाषा वो होती है जो संपूर्ण देश में बड़े पैमाने पर जो बोली जाती हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत देश में कुल मिलाकर के 28 राज्य हैं और कुछ अदर हमारे केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो 30 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हमारी हिंदी बोली जाती है। तो यहाँ पर वो आपकी हो जाती है राष्ट्रभाषा, जहाँ पे अधिकांश मात्रा में बोला जाता है। तो यहाँ पे बेटा दिया गया है कि जो परिनिष्ठित भाषा होगी वो क्या होगा, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि जो व्याकरण ढांचे के रूप से ढलकर व्यवस्थित रूप को ग्रहण कर लेती है वो आपकी परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। तो पहले का जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कह रहा है कि वर्गों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की पुष्टि होती है उसे कहते हैं। तो यहाँ बेटा देखिएगा, सबसे पहले कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर वर्ण होता है या समूह होता है तो उसे जब तैयार किया जाता है तो तैयार करने के बाद में बेटा क्या बनता है, शब्द बनता है। क्या बनता है, शब्द बनता है। तो जिन लोगों ने दूसरे का बी ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर फिर से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। जो भाषा देश की जनता की जागृत से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वो क्या कहलाती है। देखिए बेटा, इसने कह रहा है कि जो भाषा देश की जनता की जागृत से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह क्या कहलाती है। तो यहाँ पे राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो जिन लोगों ने तीसरे का बी ऑप्शन दिया है वो इसका राष्ट्रभाषा होगा। अब थोड़ा बेटा समझ लीजिएगा यहाँ पर कि राजभाषा, परिनिष्ठित और अलंकृत, अगर इसकी मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रभाषा अभी मैंने आपको बताया था कि जो बड़े पैमाने पर जिन जगहों पर बोली जाती है, अधिक से अधिक लोग उसको समूह में जो लोग आपस में बैठ के बातें करते हैं वही हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक है, बस इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 4th नंबर देखिएगा। किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है। कॉमन सी बात है, सब लोग जानते हैं कि अमीर खुसरो का नाम सब ने सुना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 4th का जिन लोगों ने सी ऑप्शन दिया है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग देखो सूरदास हो गए, कबीरदास हो गए हैं, इन लोगों ने अधिकांशतर अपनी ब्रज भाषाओं में उल्लेख किया हुआ है, चाहे कोई भी मैं रचना हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4th का सी ऑप्शन जिन लोगों ने दिया है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन बिहारी हिंदी की बोली नहीं है। अब सुनना भाई, बिहारी हिंदी की बोली बात कर रहा है, भोजपुरी, मगही, मैथिली ये आपकी उपभाषाएं हैं। ठीक है बेटा, किसकी हैं, बिहारी हिंदी की। आ गया, बची कौन, बघेली। जबकि बघेली की बात करता हूँ तो ये बेटा आपकी बोली जाती है पूर्वी हिंदी में। कहाँ बेटा बोली जाती है, पूर्वी हिंदी में आपकी ये बोली जाती है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन दिया हुआ है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं हम लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब तो मुझे लगता है कि सब लोग इसमें बता सकते हो, इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ, पहली है अवधी, कन्नौजी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ओ आई सी, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए भाई कि अवधी हो गई, बघेली हो गई, छत्तीसगढ़ी हो गई, ये तीनों आपकी पूर्वी हिंदी की बोली हैं। जबकि आपकी कन्नौजी ले लेता हूँ तो ये आपकी पश्चिमी हिंदी की, बेटा कौन सी है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो आइएगा,
किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियम की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? तो यहाँ पे देखिए बेटा, पहला है वाक्य विचार, व्याकरण, साहित्य और परिष्करण। तो यहाँ पे आपका जो देखो व्याकरण दिया गया है, जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन दे रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। कैसे होगा? हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी अगर कोई भी हमारे पास भाषा है, चाहे आप उसको बोलो चाहे आप लिखो, उनको व्यवस्थित ढंग से जब आप उसको लिखते हो या बोलते हो तो वो एक व्याकरण का रूप ले लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाएगी बेटा? व्याकरण कहलाएगी। जिन लोगों ने 7 का बी ऑप्शन दिया है उनका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आइएगा। देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? देखो ये आपके जो तीनों दिए गए हैं, हिंदी, नेपाली, मराठी, ये आपके देवनागरी लिपि की भाषा हैं। लेकिन अगर बात करता हूँ किधर, उर्दू की, तो उर्दू ये आपकी लिपि नहीं है देवनागरी की। इसीलिए यहाँ पर जो आपका 8 का डी ऑप्शन दे रहे हैं वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 कह रहा है निम्नलिखित में से तमिल भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी, रोमन, द्रविड़, नास्तिक। अब बेटा देखिएगा, यहाँ पर जो आपका सी विकल्प दिया है 9 का द्रविड़, ये क्या होगा? तमिल भाषा की लिपि है। जो आपकी देवनागरी है, रोमन है, नास्तिक है, ये आपकी तमिल भाषा की लिपि नहीं है। ठीक है, जैसे आप देवनागरी की बात करते हो तो हिंदी भाषा की हो जाती है, रोमन की बात करते हो तो रोमन हम लोग रोमन वर्डों को एज अ अंग्रेजी फॉर्म में यूज करते हैं। नास्तिक की बात करते हो तो नास्तिक में क्या होता है, ये बेटा आपकी फ़ारसी हो जाती है और उर्दू की ये लिपि ये शामिल की गई है इसमें। नास्तिक बेटा किसमें शामिल की गई है? फ़ारसी और उर्दू की। ठीक है बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? अच्छा, पहला आपके पास है पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी और दक्षिणी। हिंदी भाषा की आपको 5 उपभाषाएं मालूम होनी चाहिए। राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी, पश्चिमी और बिहारी, ये आपकी 5 हिंदी भाषा की उपभाषाएं होती हैं। यहाँ पे जो दक्षिणी जो चुना गया है, यहाँ पर ये जो जिन लोगों ने 10 का डी ऑप्शन दे रहे हैं दक्षिणी, ये आपकी हिंदी भाषा की उपभाषा नहीं होगी। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे क्या कहते हैं? देखो बेटा, पहला है परिनिष्ठित भाषा, फिर है क्षेत्रीय बोली, राजभाषा, राजकीय भाषा। अभी आपको मैंने कहा था कि जो हमारे कम क्षेत्रों में अपने घरों के आसपास बोली जाती हैं उसको हम लोग क्षेत्रीय बोली कहते हैं। तो यहाँ पर 11 का जो लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अब बेटा इधर आ जाइएगा। जो आपका यहाँ पर परिनिष्ठित भाषा दिया गया है, ये क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, इसको व्यवस्थित ढंग से व्याकरण रूप इसमें प्रदान हो जाता है, तब इसको हम लोग बोलते हैं। थोड़े अधिक मात्रा में जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं उस वाले क्षेत्र में ये बोली परिनिष्ठित भाषा बोली जाती है। राजकीय भाषा और राजभाषा जो दी गई हैं, ये लोग हम लोग बड़े पैमाने पर जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं। जैसे कि बात करूँ कि कोई भी आपका राज्य हो सकता है या फिर कोई आपका बहुत बड़ा राज्य आपस में मिल जाते हैं, तब जा कर के वहाँ पर इन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 11 नंबर का जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया हुआ है उनका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली थी। तो बेटा देखिएगा, काव्य की मैं अगर बात करता हूँ, सब लोग सूरदास जी से, बिहारी जी से बहुत ही परिचित होगो। तो बेटा यहाँ पर मध्यकाल काव्य की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो ब्रजभाषा थी वो उस समय बहुत ही प्रयोग की जा रही थी, सर्वाधिक प्रचलित आपकी भाषा थी। जो आप यहाँ पे 12 का सी ऑप्शन जो लोग आंसर दे रहे हैं वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। कहा जा रहा है कि अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? तो देखिए बेटा, हम लोग खड़ी बोली, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 13 नंबर का जो लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं खड़ी बोली, वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। अब कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। हम लोग जानते हैं कि अमीर खुसरो ने अपनी अधिक भाषा में किसकी
ज़्यादा प्रयोग किया है, तो हिंदी भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया हुआ है। तो हिंदी भाषा थी वो किसकी लिप क्या थी बेटा? देवनागरी थी। तो इसी प्रकार से हिंदी को लिखने के लिए हम लोग खड़ी बोली का प्रयोग किया करते थे। तो अमीर खुसरो ने अपनी जिन रचनाओं को किया हुआ है तो उनमें उन्होंने खड़ी बोली का ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पर 13 का जिन लोगों ने सी ऑप्शन दिया हुआ है उनका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आइएगा। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा का यह परिभाषा किसकी है? तो बेटा यहाँ पे देखिए डॉक्टर बाबूराव सक्सेना और इसके बाद डॉक्टर मंगल देव शास्त्री, आचार्य देवनाथ शर्मा, श्याम सुंदर दास जी दिए गए हैं। तो यहाँ पर 14 का जो लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी, तो यहाँ पर क्या होगा? ये 14 नंबर का राइट आंसर होगा। इसके बाद थोड़ा सा और ध्यान दे दीजिएगा बेटा कि अगर कोई भी मनुष्य या मनुष्य के बीच में वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त जो ध्वनि होती है, संकेतों का जो व्यवहार होता है कि किस प्रकार से वो संकेत कर रहे हैं, तो उसे भी भाषा कहा जाता है। तो वो जो कहा है वो कहा था श्याम सुंदर दास जी ने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, मतलब संकेत होता है। हम लोग जानते हैं कि किसी को अगर बुलाना होता है तो थोड़ा अपना हाथ इस तरीके से करते हैं कि वो उसको लगे, संकेत लगे कि ये अपनी तरफ मुझे इशारा करके बुला रहा है। तो ये कथन किसने कहा था? तो ये कहा गया था बाबूराम सक्सेना जी ने, ठीक है। और संकेतों का जो व्यवहार होता है वो कहा था आपके श्याम सुंदर दास जी ने। तो यहाँ पे जो 14 का सी ऑप्शन दे रहे हैं वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा, हिंदी भाषा, मराठी भाषा, बंगला और हमारे पास है सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। तो सुनिए बेटा, संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए जो उपयोगी है वो है कि सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से, ठीक है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने 15 का डी ऑप्शन चुना हुआ है, कौन सा बेटा? 15 का जो डी ऑप्शन चुना हुआ है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। हम लोग जानते हैं कि संस्कृत शब्दों में जो प्राथमिकता देते हुए उपयोगी जो शब्द हैं वो सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से ग्रहण किए जाते हैं, ठीक। तो 15 का आंसर कौन सा होगा बेटा? डी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा का होता है, देखिए, जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती हो। राष्ट्र की सर्वोच्च शासनीय संस्था संसद जिसे मान्यता प्रदान करती है। फिर है आपके पास विभिन्न राज्य जिनमें परस्पर शासकीय पत्राचार करते हैं। डी है राष्ट्र की समस्त भाषाओं में जिसका साहित्य भंडार सबसे अधिक समृद्ध होता है। तो देखिएगा, राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा का होता है जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती हो। तो यहाँ पे 16 नंबर का जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना हुआ है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखेंगे। हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक थे। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, राजगोपालाचारी, श्री गोपाल स्वामी अयंगर। तो यहाँ पर जो जिन लोगों ने 17 का डी ऑप्शन चुना हुआ है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 में देखिए, पाली भाषा का सर्वप्रधान व्याकरण है। अब बेटा यहाँ पे पहला है कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि, प्रेमचंद। देखिए, पहले यहाँ पे आप याद रख लीजिएगा व्याकरण का मतलब क्या होता है। व्याकरण का मतलब होता है विद्वान। क्या बेटा होता है? विद्वान होता है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे जो कात्यायन दिया गया है वो पाली के सर्वप्रधान विद्वान थे। तो यहाँ पे 80 नंबर का जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना हुआ है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। प्रयोजन मूलक शब्द का प्रमुख संबंध है साहित्य, कला, कल्पना, जीविकोपार्जन। अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ बहुत आसानी से ध्यान दीजिएगा कि प्रयोजन मूलक भाषा, प्रयोजन मूलक का मतलब होता है कि हम लोग चाहे उसको साहित्य रूप में प्रयोग करें, कला के रूप में प्रयोग करें, कल्पना के रूप में प्रयोग करें, लेकिन जीविकोपार्जन जो होगा, साहित्य में इसका प्रयोग होता ही होता है, लेकिन जीविकोपार्जन क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा।
तो 19 का जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना हुआ है वो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। इनमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। इसमें क्या है, ये इसने कह रखा है, ये बात सही है। विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। हम लोग जानते हैं कि जब तक कोई हमारी बोली विकसित नहीं हो सकती है तब तक वो भाषा का रूप नहीं ले सकती है। तो बोली का जो रूप होता है भाषा से वैसे भी छोटा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, इसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखिए, रचना की रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। ये तो एकदम क्या है, गलत है। तो रूप रचना की दृष्टि से नहीं बेटा, वहाँ पे अल्प विकसित के रूप में धीरे धीरे फिर वो विकास की ओर बढ़ जाती है और तब जाकर के वो एक बोली का रूप ले लेता है और एक बोली बनने के बाद में एक भाषा का रूप आ जाता है लास्ट में। तो बोली दैनंदिन व्यवहारकृत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो यहाँ पर ये भी गलत है। विभाषा, इसके बाद देखिए बेटा, विभाषा बोली का विकसित रूप है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये भी आपका ये बेटा आपका जो सी ऑप्शन था ये सही था। फिर आपका डी ऑप्शन दिया गया है, विभाषा बोली का विकसित रूप है। आप छोटी सी कोई भाषा बोलिएगा वो विकसित बोली का एक छोटा सा रूप हो जाता है। तो यहाँ पर ए सी डी ये आपके तीनों विकल्प सही हैं और जो ऑप्शन आपका बी दिया गया था यहाँ पे क्या बेटा, ये गलत है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, आपका बी वाला ऑप्शन होगा कि रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। ठीक है, तो ये क्या होगा इसका, बी ऑप्शन गलत होगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। अब देखिए, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे काका कालेलकर। ठीक, तो यहाँ पर जिन लोगों ने 21 का ए ऑप्शन चुना हुआ है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है बहुत ही सरल। देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में जाते हो, सुनना, यहाँ पे पहला विकल्प जो दिया गया था दुरू, सरल, भावपूर्ण, और यहाँ पे एक चीज़ सुन लीजिएगा, मानकता प्राप्त करने पर क्या हो जाती है। मानकता प्राप्त करने का मतलब है कि जब आप किसी भी भाषा को सीख जाते हो तो फिर आपके लिए वो कैसी हो जाती है, सरल हो जाती है। तो 22 का जिन लोगों ने यहाँ पे बी ऑप्शन चुना है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। कैसे, सुनिए ज़रा एक बार। जैसे हमने आपको बताया कि आप लोग उत्तर प्रदेश से अगर बिलोंग करते हो, अगर बाय द वे आप तमिल क्षेत्रों में आप पहुँच जाते हो, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, तमिल भाषा का प्रयोग किया जाता है और जब धीरे धीरे वहाँ की जो स्थानीय भाषा होती है तमिल, उसको आप सीखने में बहुत दिक्कत जाती है। तो धीरे धीरे जब उसको आप सीख जाते हो तो फिर क्या हो जाती है, वो आपके लिए एक सरल लैंग्वेज आ जाती है। तो कहने का मतलब होता है कि मानकता प्राप्त करने पर सरल हो जाती है, साथ ही साथ उसका अर्थ भी अस्पष्ट होने लगता है। अब तमिल में उसने कुछ कह दिया तो आप समझ नहीं पा रहे हो, और जब आपने उसका सेंस समझ लिया तो वो आपके लिए सरल हो जाती है। तो यहाँ पे कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर वो हो जाती है सरल। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। दृश्य श्रव्य काव्य से क्या अभिप्राय है। तो पहले बड़ा सुन लीजिएगा कि दृश्य और श्रव्य का क्या मतलब होता है। दृश्य का मतलब होता है दिखाई देना, श्रव्य का मतलब होता है सुनाई देना। जहाँ पर ये दोनों आपको कार्य नजर आते हैं तो वही आपका दृश्य और श्रव्य काव्य कहलाता है। तो पहला विकल्प है आपके पास जो साहित्य दिखाई दे। कॉमन सी बात सुनिए बेटा, सिर्फ इसने दिखाई की बात कर रखा है, सुनाई की बात नहीं की, इसलिए गलत हो गया। इसके बाद देखिएगा, जो साहित्य सुना जा सके। अब बेटा ये सुनने की बात कर रहा है लेकिन दिखाई की बात नहीं कर रहा, तो ये भी गलत हो गया है। देखने के साथ साथ जिसे सुना भी जा सके, बिल्कुल सही है। तो जिन लोगों ने 23 का सी ऑप्शन दिया हुआ है वो इसके लिए राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखेंगे। पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है, आइएगा। छात्रों के लिए, जनसाधारण के लिए, ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए, बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए। तो बेटा पारिभाषिक शब्दावली सुनिएगा, इसमें आप लोगों ने जो सी ऑप्शन देना चाहते हो, जिन्होंने सी ऑप्शन दिया है वो क्या होगा, 24 का राइट आंसर होगा। कैसे, ध्यान दीजिए। ज्ञान की किसी भी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए, इसका मतलब होता है कि जब आप किसी भी भाषा को सीखने का प्रयास करते हो या सीखने की जिज्ञासा अपने अंदर रखते हो तो वही क्या होती है, पारिभाषिक शब्दावली होती है। ठीक है, तो 24 का जिन लोगों ने सी ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा।
छात्र भी सीखते हैं, जनसाधारण भी सीखते हैं, बहुसंख्यक व्यक्तियों को भी ये सीखने का अवसर मिलता है, लेकिन उनके अंदर ये जिज्ञासा नहीं होती है। जैसे छात्र कुछ तो जिज्ञासा रखते हैं, कुछ तो नहीं रखते हैं। अगर ज्ञान की बात की जाए तो हमेशा छात्र ही ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए जो परिभाषिक शब्दावली तैयार की जाती है वो इसके लिए प्रयोग की जाती है। तो बेटा 24 का सी ऑप्शन हो गया आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है। पहली चीज़, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, जयशंकर प्रसाद। अब बेटा यहाँ पर जो आपके ये तीनों दिए गए थे, सुनीत कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, तो ये आपके भाषा वैज्ञानिक हैं, लेकिन जो जयशंकर प्रसाद जी हैं ये आपके भाषा वैज्ञानिक के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये काव्यकार हैं, नाटककार हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत जयशंकर प्रसाद के द्वारा कामिनी वगैरह इस प्रकार से नाटक काव्य का उल्लेख किया गया है। लेकिन ये जो तीन आपके हैं, सुनीत कुमार, धीरेन्द्र और भोलानाथ, ये आपके भाषा वैज्ञानिक हैं। तो यहाँ पे 25 का जिन लोगों ने डी ऑप्शन दिया हुआ है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व कौन सा रूप विद्यमान था। तो बेटा अपभ्रंश। अपभ्रंश यहाँ पे होगा 26 का जिन लोगों ने डी ऑप्शन दिया हुआ है वो राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। ये तो बहुत आसान है, 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इसका राइट आंसर दे पा रहे हैं। कमेंट तो आ रहे हैं लेकिन मैं देखना चाहता हूँ। चलिए, 1-2 लोगों ने प्रयास किया हुआ है, यहाँ पे सही दिया है कि 5 है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और पैसाची अपभ्रंश से। तो यहाँ पर पूर्वी हिंदी की बात की जा रही है, तो जिन लोगों ने इसका बी ऑप्शन दिया हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से, वो क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर शौरसेनी अपभ्रंश की बात की जाए तो बेटा ये पश्चिमी हिंदी, कौन सी यहाँ पर पश्चिमी हिंदी बोली का विकास हुआ है। मगधी की बात की जाए तो बिहारी बेटा, ठीक है, किसकी आ जाएगी, बिहारी आ जाएगी। इसके बाद में अगर बात की जाए पैसाची तो बेटा ये पहाड़ी आ जाएगी, किसकी आ जाएगी, पहाड़ी आ जाएगी। तो यहाँ पर अर्धमागधी अपभ्रंश की बात की जाएगी, तो उसके माध्यम से पूर्वी हिंदी बोली का विकास हुआ है, ठीक। यहाँ पे 28 का जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया है वो राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। अब सुनिए बहुत प्यार से, एक बार नहीं 2-4 बार मैंने बताया है कि जब किसी भी छोटे क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। ये तो कहते हैं बेटा, उस भाषा क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। तो यहाँ पर 29 का जिन लोगों ने सी ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, निम्नांकित में से कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है। तो बेटा सुनिए, विशेषता नहीं है वो जिस पे हम लोग विचार करेंगे, ठीक है। इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, ये तो एकदम बात सही है बेटा। हमने जैसे लिखा हुआ है वी लिखा, ठीक है, तो वी लिखेंगे तो लिखने के बाद में उच्चारण भी वैसा ही होगा, ये तो बात सही हो गई है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक होता है, बहुत सुंदर है। हमने बोला शब्द, तो शब्द के लिए एक ही ध्वनि होगी, एक ही प्रतीक होगा। अगर दूसरी बात की जाए, प्रतीक मतलब हो गया है कि उसका एक ही चिन्ह से प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे आप आ बोलो, आ ई उ ई ए ओ, है ना। तो इनमें क्या हो रहा है कि एक ही वर्ण में एक बार में एक ही प्रतीक निकल रहा है और एक ही ध्वनि निकल रही है, ये भी सही हो गया है। अगला है सी ऑप्शन, इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, बहुत सुंदर बात है। जब भी आप से देवनागरी लिपि लिखी जाती है तो बेटा तो उसके ऊपर जो हम लोग लाइन खींचते हैं, जैसे ये लाइन महत्वपूर्ण है ना, महत्वपूर्ण पर जो लाइन खींची जा रही है बेटा ये क्या होती है, शिरोरेखा होती है, तो शिरोरेखा का प्रयोग होता है। अगला है विकास की दृश्य या लिपि ब्राह्मणी और खरोष्टी की समकालीन है, यही क्या है, गलत है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने 30 का डी ऑप्शन दिया हुआ है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। अगर मेरे दोस्तों अगर आपने ये नहीं बता पाया तो धिक्कार है आप लोगों को, ठीक है।
तो 14 सितंबर 1949 जिन लोगों ने 31 का सी ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है। बेटा यहाँ पे बहुत से ऐसे हमारे साथी होंगे जो ये नहीं समझ पाएंगे पाणिनि का मतलब क्या होता है। मैं बता देता हूँ, अगर आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। पाणिनि का मतलब बेटा होता है विद्वान। क्या होता है, विद्वान। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी का विद्वान किसे कहा गया है बेटा, कामता प्रसाद गुरु को, रामचंद्र वर्मा जी को, भोलानाथ तिवारी जी को, किशोरी दास वाजपेयी जी को। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले जो आपका पहला ऑप्शन जो दिया गया है 32 का जो ए ऑप्शन दिया गया है कामता प्रसाद गुरु, इनको हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। तो 32 का इज फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। पहला है रूप रचना, ध्वनि, इतिहास और अर्थ। तो यहाँ पे देखिएगा जिन लोगों ने 33 का सी ऑप्शन चुना हुआ है इतिहास, इतिहास क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि बेटा हम लोग किसी भी भाषा का वर्गीकरण जब ही कर सकते हैं जब मुझे उसका इतिहास मालूम होगा। ठीक है, ये बोली कहाँ से बोली जाती है, ये भाषा कहाँ से बोली जाती है, इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बाल गंगाधर तिलक, मुंशी अयंगर, बाल गंगाधर खेर, काका साहब कालेकर। अब बेटा यहाँ पे याद रखिएगा जिन लोगों ने 34 का सी ऑप्शन दिया हुआ है बाल गंगाधर खेर, इसका राइट आंसर होगा। जब बेटा राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, ये बेटा गठन 1955 में किया गया था। ठीक है, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो बाल गंगाधर खेर जी थे। और इसमें कुल सदस्य जो बेटा थे वो बेटा 21 थे। कितने थे, 21 इसके कुल सदस्य थे। तो आपको इसमें मालूम होना चाहिए कि जब राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया तो उस समय इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बाल गंगाधर खेर थे। तो यहाँ पर जिन लोगों ने 34 का सी ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठ भाषा को, कृत्रिम भाषा को। तो बेटा यहाँ पर 35 का ए ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इसका देखिए ग्रामीण क्षेत्र और परिनिष्ठ और कृत्रिम, ये इन भाषाओं को समझना थोड़ा बहुत ही आसान है ना। लेकिन जो संस्कृत निष्ठ भाषा होती है इसी को भाषा को यहाँ पे टकसाली भाषा कहते हैं। तो यहाँ पे 35 का जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, आधुनिक भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किस विद्वान ने किया। तो अब इसके बेटा यहाँ पे बताएंगे डॉक्टर AFR हार्नेल ने किया था। तो यहाँ पर 36 का जिन लोगों ने सी ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अब बेटा इन्होंने इसका जो वर्गीकरण था वो 4 भागों में किया था। पहला था आपका पूर्वी गौड़ियन, दूसरा था पश्चिमी गौड़ियन, तीसरा था उत्तरी गौड़ियन और चौथा था दक्षिणी गौड़ियन। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, भारतीय संविधान की 18वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई, 20 है, 22 है, 24 है, 26 है। तो मुझे लगता है मेरे दोस्तों ये तो आप बता ही सकते हो कि यहाँ पर 22, जिन लोगों ने 37 का 22 आंसर दिया हुआ है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए वीडियो मेरा कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाते रहिएगा। जैसे ही यहाँ पे आपकी लाइव क्लास होगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। टॉप 2 PM 2 बजे आपकी ये क्लास यहाँ पर लाइव की जाती है, जिससे आप रोज़ाना इसको देख सकोगे और आने वाले अपने एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स को गेन कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।